हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं किस तरह से मैंने अपने आंसर्स को लिखा, किस तरह से मैंने क्वेश्चंस को समझा एंड देन उसका आंसर लिखा, क्या फॉर्मेट रहा मेरे आंसर्स का, क्या क्या चीज़ें मैंने की जिसकी वजह से आई स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 इन बोथ्स 2023। ठीक है। सो यस, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर 2023 का। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाओ, है ना। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो I'll not discuss the question and answer specifically, but how to write the answer. So जो short questions होते हैं उसका तो direct answers होता है, ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देख लो, AIKS का फुल फॉर्म मांग रहे हैं, ये तो ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। तो ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन है ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो उसके फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चन लाइक कोई भी चैप्टर देखो, उसके जो एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट, आई थिंक 16 to 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप ज़रूर से देख के जाइए, है ना। और फिर जब भी कोई चैप्टर होता है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ डिटेल्स, कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको जब चैप्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये एक तरीका भी बताया था कि किस तरह से आप समझ पाओ कि कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फैक्चुअल डिटेल्स होती है वो मैंने आपको मार्क भी करवाए थे जब मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ा रही थी तब, ठीक है। तो वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं 1 मार्कर्स में, कि तो बस आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे तो बस आंसर लिखना है, यू डोंट इवन हैव टू कॉपी द क्वेश्चंस। हाँ, आप क्वेश्चंस कॉपी ना करें, आई नो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग और बहुत ही बेसिक चीज़ें जो सबको पता होती है, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं। मेरे खुद के फ्रेंड ने पूरे क्वेश्चन को कॉपी करके फिर उसने आंसर लिखा था, जिसकी वजह से उसका लेट भी हो गया था। ही कुडंट कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। बट एनीवेज, आपको मैं इसलिए ये भी बता दे रही हूँ कि डू नॉट कॉपी दीज क्वेश्चन जो 1 मार्क के क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ट्राई टू मेंटेन द सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस मेंटेन करना, तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी ये सारे जो क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन है जितने सारे, वो सारे भी 1 मार्क का क्वेश्चन ही हैं। बट इसका आंसर ऑब्वियसली आप एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में ऐसे आंसर दोगे इसका, सेंटेंसेस में। इट्स नॉट लाइक कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, ठीक है। वाई डिड दलाई लामा सीक रिफ्यूजी इन इंडिया, तो आपको बताना होगा वाई डिड ही सीक रिफ्यूजी, राइट। हु वॉज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर 1964, तो जस्ट डू नॉट राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू हैव टू राइट डैश वॉज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर 1964, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली यू हैव टू राइट अ प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रॉपर सेंटेंस लिखना है। आई होप आई एम क्लियर। तो आप आई नो ये थोड़ा कुछ लोगों को बेसिक लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। एंड या आई नो एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा कि सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है एंड ऑल दैट। तो इट्स लाइक कि बहुत लोग आपको ये चीज़ कहेंगे कि सीक्वेंस नहीं भी मेंटेन करने से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होता एंड ऑल दैट, विच इज़ ट्रू। आई मीन इट इज़ ट्रू। आप अगर सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो दैट इज़ स्टिल ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपके मार्क्स कट जाएंगे ऐसा कुछ। बट जब आप एक सीक्वेंस मेंटेन करते हो तो एग्जामिनर जो वो चेक कर रहा है कॉपी, उसके ऊपर एक इम्प्रेशन रहता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। और मेहनत ज़्यादा नहीं करनी होती मतलब सिंपली आपने एक पूरे सीक्वेंस में आंसर लिखा है तो वो भी सीक्वेंस में चेक कर रहा है, उसको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना हो रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। तो इन अ वे जब वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली मार्क्स यू विल गेट गुड। तो आपको उसके पर्सपेक्टिव से भी सोच के लिखना होता है आंसर। तो दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू से, इट्स अ वेरी पर्सनल सजेशन। ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम फॉलो ही करो, इट्स अ वेरी पर्सनल सजेशन कि आप इसको कर सकते हो। बिकॉज मेरा यही थॉट प्रोसेस था कि मैं अगर आंसर लिख रही हूँ तो मुझे अपने आंसर के साथ साथ ये भी दिमाग में रखना है कि जो मेरा पेपर चेक करेगा वो किस तरह से चेक करेगा, उसको फ्रस्ट्रेशन, उसके लिए चीज़ें और ईजी करनी है, उसके लिए चीज़ें इतनी ईजी करनी है कि वो चेक करते वक्त उसको ज़्यादा एफर्ट्स ना लगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी। दैट इज़ हाउ यू विल फेच मोर मार्क्स, ठीक है। सेक्शन बी, तो
तो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रीफली आउटलाइन एनी 4 रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। अब इसका आंसर कैसे लिखना है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। तो मेरा हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रहा है कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आई वुड पुट इन 4 पॉइंट्स। मैं 4 पॉइंट्स लिख के ही आऊंगी। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करती थी कि बस 6 से 7 या कम से कम नॉट 8 तो पॉइंट्स नहीं हो पाते, आई अंडरस्टैंड, बट कम से कम 6-7 पॉइंट्स लिख ही दूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि किसी किसी टॉपिक्स में किसी किसी हेडिंग्स में तो सिर्फ 4 ही पॉइंट्स होते हैं, तो अगर वो 6 मार्क्स का आएगा तो हम 6 पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, ऐसा कुछ। तो ब्रेक डाउन कर दो ना, एक एक पॉइंट को आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, तो इट्स अ वे। आपके एक पॉइंट में अगर ऐसा लग रहा है कि आप एक पॉइंट को 2 में ब्रेक कर सकते हो तो कर दो उसे, बट हाँ ये तभी करना जब आपके पास कंटेंट लिमिटेड हो, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का इतना पूरा 2-3 पेजेस का कंटेंट है और उसमें आपको याद बस 4 लाइन है और उस 4 लाइन को भी आप पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हो, आप उसी 4 लाइन को फिर बाइफरकेट कर रहे हो 4 पॉइंट्स में, ऐसे नहीं। जिसका कंटेंट ज़्यादा है उसका आपको लिखना भी उसी अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बट जिसका कंटेंट ही इनहेरेंटली कम है उसका आप इस तरह से करोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि जिसका कंटेंट क्विट इंडिया मूवमेंट का इतना ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा लिख के आ गए आप। एक ही पॉइंट को एक ही टॉपिक को या एक ही नैरेटिव को आप 4 पॉइंट में ब्रेक करके आ गए, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो आई होप आई एम क्लियर। तो जैसे मैं इसका आंसर आपको बता ही देती हूँ कैसे लिखना है। 4 रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। तो पहले आप क्या लिखोगे, क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या, उसके लिए आपको सिर्फ 2 से 3 लाइन लिखनी है कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, इट वॉज अ मूवमेंट लार्जली सपोर्टेड बाय द इंडियंस टू eradicate the British authority from India, the colonial status of them, and to bring full independence to India, ठीक है। And since the Britishers had a dominant status quo at that point of time, so it was difficult for them to eradicate them so easily. So they came up with this Quit India movement wherein they did this. वैसे ये आप ज़्यादा नहीं भी लिख सकते हो, बट आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। 4 मार्क्स का है तो आई वुड सजेस्ट इतना ना लिखो, बस 2 से 3 लाइन क्विट इंडिया, बस इतना ही लिख दो कि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज दिस एंड दिस वॉज टू eradicate the British Raj from India because they were really oppressing and stuff like that. Okay, now since Indians started British, now ये लाइन जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आंसर में ज़रूर लिखिएगा। Since Indians got really violent in this Quit India movement and they had come with full force to remove or eradicate the British Raj, the British started taking repressive measures against them to shut down this Quit India movement, to shut down, या shut down, ठीक है। And in order to do so, they came up with certain repressive measures. 4 such measures are number 1, number 2, number 3, number 4, ठीक है। प्रेस का सेंसरशिप हो गया था, लोगों को बिना ट्रायल के जेल में रख लिया जा रहा था, स्टफ्स लाइक दैट। इतने सारे लोगों को, आई थिंक मैंने इस आंसर में ना एग्जैक्ट कितने लोगों को उन्होंने जेल में लिया था विदाउट ट्रायल वो भी मेंशन किया था। आई थिंक इट वाज अराउंड 11,000 समथिंग। तो वो चीज़ मैंने मेंशन की थी, वो आप पढ़ोगे बुक तो आपको पता चल जाएगा। आप एग्जैक्ट नहीं भी मेंशन करोगे तो डज नॉट मैटर, बट आप अगर पता है जब भी आप आंसर में अपने डेटा मेंशन कर देते हो ना, इतने हुए थे उतने, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसने पढ़ा है, he or she has studied, so they become थोड़ा उनको impress फील हो जाता है, they get थोड़ा impressed by that, तो that is a case where you can fetch more marks. अब also एक और चीज़ जो आपको आंसर में लिखनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें जो कीवर्ड्स है उसे अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिएगा। अब बहुत सारी जगहों पे आपको ये बोला जाएगा कि आप पेंसिल से अंडरलाइन करो, नहीं, मैंने खुद ने पिछले साल ही बोर्ड्स में, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मैंने 10 साल पहले बोर्ड्स दिया था, पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा बोर्ड्स पिछले साल था, तो पिछले साल ही मैंने आंसर लिखा। और मैंने किस तरह से लिखा था, मैंने अंडरलाइन किया था कीवर्ड्स को, जो था वो पेन से, जिस पेन से मैं लिख रही थी उसी पेन से मैं अंडरलाइन भी कर रही थी। इनफैक्ट मैं नॉट जस्ट कीवर्ड्स में उन चीज़ों को भी अंडरलाइन कर रही थी जो मैं चाहती थी कि एग्जामिनर सबसे पहले उस पर फोकस करे। मतलब मैं ये चाहती थी कि एग्जामिनर मेरा सेंटेंस बिना पढ़े भी उसको पता चल जाए कि मैंने क्या लिखा है, तो मैं वो हर चीज़ अंडरलाइन कर दी थी। अब ऐसा नहीं कि एक लाइन में अपने 10 वर्ड लिखा है तो 9 वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, वैसा भी नहीं है, बट हाँ एक तरीके से आपको वो चीज़ अंडरलाइन कर देनी चाहिए जो आप चाहते हो कि एग्जामिनर डेफिनेटली नोटिस करे,
ठीक है, तो वो चीज़ें आप अंडरलाइन कर दो। अगर आप कुछ फैक्ट्स स्पिल कर रहे हो, कुछ फैक्ट्स लिख रहे हो, तो उसे भी अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर का फोकस उस पर पढ़े और आपको मार्क्स अच्छा मिले। ठीक है, मैंने तो यही किया था। और पॉइंट्स में लिखिए आंसर, वो बहुत अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं कि अब जैसे यहाँ पे 4 रिप्रेसिव मेजर्स हैं, तो बहुत लोग ऐसे करेंगे, तो 4 रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट और 1942 आर 1 2 3 4, ऐसे नहीं। थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताइए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो 2-3 लाइन। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा 4-5-6 लाइन बताया, तो वो तब करो आप जब 4 से ज़्यादा नंबर का हो। ठीक है, नंबर देख के भी आपको आंसर लिखना फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक 4 मार्क्स में आप एक पेज लिख दो, डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, बस इसी तरह से आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे सारे डिस्कस द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन द राइज ऑफ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एनी फोर यहाँ पे सारे 4 वाले क्वेश्चंस है, तो आप पॉइंट्स में एनीवेज लिखोगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देके फिर पॉइंट्स में लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन द राइज ऑफ नक्सल मूवमेंट इन बंगाल। नक्सल मूवमेंट के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो। ठीक है, नक्सल मूवमेंट क्या था, कहाँ शुरू हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद ये बताओ कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा क्यों राइज हुए इसमें। ठीक है, स्टूडेंट्स क्यों इतने ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे इस चीज़ में। ठीक है, ये थोड़ा मेंशन करो। अब जैसे मान लो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आपने नक्सल मूवमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये 4 मार्क्स का है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ स्टूडेंट्स। इसीलिए अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप कोशिश करो कि 1-2 लाइन में सिमट जाए। तो मान लो अगर आपने नक्सल मूवमेंट के बारे में 2 लाइन लिखा है, लेट्स से 2 लाइन लिखा है आपने, जस्ट अ मोमेंट, 2 लाइन लिखा है आपने नक्सल मूवमेंट के बारे में, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। फिर आपने फुल स्टॉप दिया, नाउ राइट वाई वॉज स्टूडेंट्स वेरी एक्टिव इन दिस मूवमेंट। ठीक है, आपने उसके लिए भी 2 लाइन लिखा। उसके बाद यू डिस्कस द रोल ऑफ स्टूडेंट। नाउ द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस मूवमेंट आर 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख दिया आपने। अब आप बोलोगे इसमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं, बुक में भी ये पॉइंट्स में नहीं है, तो दैट यू नीड टू डिवाइड बाय योरसेल्फ। अगर आपने एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ा है इसके ऊपर, या 2 पैराग्राफ्स पर है, जो भी पढ़ा है, उसको आप बाइफरकेट कर दो 4 पॉइंट्स में। दिस इज हाउ यू राइट दिस आंसर, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आंसर लिखना है। आई होप आई एम क्लियर कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। मूविंग अहेड, ये सारे 4 जो है मैंने आपको बता दिया ना एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन और कैसे लिखना है। बस इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे जैसे 8 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो यहाँ पे जैसे व्हाट कॉज्ड अ रिफ्ट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी जी ड्यूरिंग 1938 और 39। तो अब आप थोड़ा ऐसे बता सकते हो कि गांधी जी कौन थे, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस कौन थे। अब ये नहीं कि आप चले गए कि इन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की थी, इनका एजुकेशन या पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, स्टफ्स लाइक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। Just tell that Subhash Chandra Bose was the leader of this, Gandhi ji was a leader of this, Subhash Chandra Bose believed in this ideology, Gandhi ji believed in this ideology. Now, since there was a clash of ideology, there was a rift between both of them. Now, like there were a number of reasons for this rift. Some of them are, then 8 points है, तो आप कोशिश करो कम से कम 5-6 points तो लिख ही दो। ठीक है, तो आई थिंक 4 पॉइंट्स बुक में है, तो उसको आप बाइफरकेट करके 8 पॉइंट्स कर भी सकते हो इफ़ यू कैन, बट आई वुड सजेस्ट कि 5-6 भी इफ़ यू आर राइटिंग, आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। ठीक है, 5-6 इज ऑल्सो लाइक बहुत फेयर एक्चुअली। और ऑल्सो एक मिनट 5-6 क्यों लिखना है, आई डेंट सी दिस, जस्ट अ मोमेंट। ये देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, मतलब ये 4 मार्क्स का है और ये 4 मार्क्स का है। बेस्ट थिंग, जब ये ओके देन जब ये 4 मार्क्स का है तो आप 4 पॉइंट्स लिखो। एंड आई थिंक बुक में भी रिफ्ट जो बताया गया है इनका, ये 4 पॉइंट्स में ही बताया गया है, सो दैट्स लाइक ईजी। ठीक है, और जब अगर ये 4 पॉइंट्स का है तो प्लीज़ इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, 1-2 लाइन का ही दीजिएगा। ठीक है, कि गांधी जी किसके लीडर थे, वो किसके लीडर थे, क्या आइडियोलॉजी थी, बस। ठीक है, ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस था, ये भी आप एक पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, कूल, लेट्स मूव अहेड। 8 मार्कर वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। एंड एक्चुअली 8 मार्क्स में भी ना क्या था, बाइफरकेशन थी। तो बेसिकली एक क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो 4 मार्क्स का ही आप कह सकते हो। एंड ये पेपर थोड़ा लेंदी हो गया था, यू नो। आप अच्छा, एक और चीज़, हाउ टू अंडरस्टैंड कि एक पेपर लेंदी है या लेंदी नहीं है। टू अंडरस्टैंड दैट
आप जब भी देखना सेक्शन सी या वैसे जब 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हो, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हो, तो जब स्पेशली 8 मार्क्स के जब क्वेश्चन हो और उस 8 मार्क्स के एक क्वेश्चन के अंदर भी डिविजन है, तो समझ लो वो आपको लेंदी पेपर है, वो आपका पेपर लेंदी है, ठीक है। तो उस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। आई थिंक विद दैट आई एम डन विद टुडेज वीडियो। मैंने आपको बता दिया कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस तरह से आपको अंडरलाइन करना है, यू नो कैसे आपको एक सीक्वेंस में लिखना है, कैसे आपको एक तरह से सिर्फ अपना नहीं बल्कि ये भी देखना है कि आप कितना ज़्यादा रिलैक्स कर देते हो जो आपके पेपर को चेक कर रहा है, उसके बर्डन को कितना ज़्यादा आप रिलैक्स कर देते हो, आपको ये चीज़ भी देखनी है। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग एंड दिस इज हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रेपरेशन कैसी है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सो yeah, with that I would like to end today's video. I hope you liked the video. If you did, do like, share, subscribe, comment, and yes, happy reading. Best of luck for tomorrow. Bye bye.